हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे बीपीएससी 145 के यूनिट 3 चैप्टर नंबर 3 को हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है क्षेत्र की आर्थिक रूपरेखा। इससे पहले गाइज 1 और 2 यूनिट को हम लोग बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी अभी तक कवर नहीं किए उसको जरूर कवर कर लीजिए। उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है बीपीएससी 145 के नेम से। उसका प्ले लिस्ट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप उस लिंक से आसानी तरीके से सारे के सारे क्लास कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बीपीएससी 145 के यूनिट 3 को, जिसका नाम है क्षेत्र की आर्थिक रूपरेखा। इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपका जैसे कहा जा रहा है भूमि और बागान के बारे में, निष्कर्षणीय अर्थव्यवस्था के बारे में, तृतीय क्षेत्र का प्रभुत्व के बारे में, सामाजिक वर्गों का उदय और चुनौतियां, इसमें हम लोग देखेंगे ऐसे टॉपिक्स को। इसमें देखिए भूमि और बागान के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप सभी यहाँ से देख सकते हैं भूमि और बागान के बारे में। यहाँ देखिए आप सभी भूमि और बागान के बारे में क्या कहा जा रहा है। भूमि, कृषि, बागान और प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है। ये सभी जो ना संसाधन का स्रोत है। भूमि हो गया, कृषि, बागान, प्राकृतिक, ये सभी चीज़ों जो ना संसाधनों का स्रोत है, जरिया है। उसके तो मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि की खेती का प्रकृति भिन्न होती है। जैसे आपका नॉर्मल क्षेत्र है, नॉर्मल खेती है जो भूमि में है, वो उसकी खेती और आपका पहाड़ी क्षेत्रों पे, मैदानी क्षेत्रों में, ये सभी जो ना तुलना में अलग अलग प्रकार की खेती होती है। ओके, तो इन दोनों में भिन्न होती है। मैदानी क्षेत्र हो गया, पहाड़ी क्षेत्रों में, ये क्षेत्रों में जो ना भूमि जो है खेती में प्रकृति को भिन्न होती है। दोनों में भिन्नता होती है। ओके, मैदानी क्षेत्रों में हो गया, पहाड़ी क्षेत्रों में। अब पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ पे पानी का अभाव होता है, मैदानी क्षेत्रों में सब कुछ लगभग होता है एवरेज में। तो ये दोनों में जो ना बहुत प्रकार की भिन्नताएँ होती है। असम में मैदानी क्षेत्रों का अनुपात पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के ऐसे क्षेत्रों के अनुपात से बड़ा है। कहने का अर्थ है कि असम के जितने मैदानी क्षेत्र हैं उसका रेशियो और पूर्वोत्तर के अन्य स्टेट जो भी हैं, मिजोरम, मेघालय, ये सभी जो जितने भी स्टेट्स हैं, उसकी अपेक्षा असम का रेशियो जो है ना, असम का एरिया का रेशियो वो ज़्यादा बड़ा है। पहाड़ी क्षेत्रों में झूम की खेती पारंपरिक खेती का तरीका है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी है झूम की खेती जो है ना, वो पारंपरिक, उसका मुख्य फसल यही होता है, झूम की खेती करना। ठीक है, और झूम की खेती गोलाकार तरीके से जारी रहेगी। ये झूम की खेती जो है किस तरीके से किया जाता था, गोलाकार तरीके से किया जाता था। उसके पूर्वोत्तर भारत में खेती की जाने वाली मुख्य फसलें हैं जूट, फल, चाय, दालें, नारियल, आलू, सुपारी, चावल, गेहूँ, मक्का, तिलहन, गन्ना, अदरक, मेस्ता, मसाले, अनानास, केला, पपीता इत्यादि। ये सभी जो है पूर्वोत्तर भारत में खेती की जाने वाली मुख्य फसलें हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने। उसके नेक्स्ट है, आगे कहा जा रहा है पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि कृषि का कोई व्यक्तित्व स्वामित्व नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, ये सभी चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। पूर्वोत्तरों के पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि भूमि का कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई भी स्वामित्व नहीं है। ओके, ये समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी रहते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के, उस समुदाय के रूप में वहाँ काम करते हैं, एक खेती करते हैं ना, समुदाय के समूह के रूप में काम करते हैं। आप सभी मूवी में भी देखे होंगे ये सब चीज़ें। लेकिन इस क्षेत्र के मैदानी इलाके में भारत के अन्य हिस्सों की तरह आदिवासियों और गैर आदिवासियों दोनों का निवास है। ठीक है, ये जो है ना मैदानी क्षेत्र हो गए, इसके इलाकों में लोग भारत के लगभग सभी अदर हिस्सों में जो है इसकी तरह से जैसे आदिवासी हो गए, कोई गैर आदिवासी होंगे, ये दोनों का निवास स्थान होता है। भूमि में व्यक्तिगत हस्तांतरणीय और विरासत योग्य अधिकार मौजूद हैं। ओके, जनजातीय क्षेत्रों में किसी व्यक्ति की खेती का उद्देश्य ग्राम समुदाय द्वारा गाँव के प्रधान के माध्यम से भूमि का आवंटन किया जाता था। ये जनजातीय जो भी है, जो जनजातीय क्षेत्र होंगे, उसके उसमें जो भी व्यक्ति की खेती होगी, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता था कि जो ग्राम के मुखिया होते थे उसके द्वारा इसकी बंटवारा किया जाता था, आवंटन किया जाता था उसकी भूमि को, कि इसको ये भूमि होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद इसमें ये उपज होगी, उसके बाद ये समुदाय की ओर से काम करता है। ये जो ना पूरा समुदाय, जैसे मुखिया जो होता है ना, आप मूवी सब में भी देखेंगे आदिवासी वाले मूवी में, तो उसमें जो ना उसमें एक सरदार हुआ करता है। सरदार में जो ना वो बताया जाता है कि ये इसमें ये समुदाय के रूप में ये भूमि आपकी रहेगी, इसके बारे में ये रहेगी, क्षेत्र बांट दिया जाता है। आप सभी देखे ही होंगे, वही कहा जा रहा है इसमें भी, समझ रहे हैं ना। उसके बाद और पारंपरिक रिवाज के अनुसार ज़मीन आवंटित की जाती है। जो भी पारंपरिक जो रूल्स हैं, नियम हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके अनुसार ही ज़मीन का जो बंटवारा किया जाता है। और व्यक्तिगत आवंटी द्वारा प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर उसे भूमि से बेदखल किया जा सकता है। यदि कोई इसका उल्लंघन क्या करे, अगर पारंपरिक जो नियम, रूल, रेगुलेशंस हैं, उसका अगर उल्लंघन करता है तो उससे बेदखल यानी ज़मीन नहीं दिया जाता था। उसको ज़मीन को जो भी होता था उसको उससे छीन लिया जाता था। ओके, पूर्वोत्तर भारत विशेषकर असम की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में भूमि और प्रवासी किसानों के बीच संबंध का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। ये पूर्वोत्तर भारत में जो भी विशेषकर जो है ना, असम एक स्टेट जो पूर्वोत्तर भारत के ही स्टेट हैं, असम, उसके अब मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी जो पूर्वोत्तर राज्य ही हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है, उसमें से जो एक असम की जो है राजनीतिक पॉलिटिशियन इकोनॉमिक्स जो थी, पॉलिटिशियन अर्थव्यवस्था जो थी, उसमें भूमि और प्रवासी किसानों के जो है
जो भी भूमि हो गया, प्रवासी हो गया, वहाँ के जो निवासी किसान थे, पर्सनली वो अपना भूमि के किसान थे, उसके बीच संबंधों का महत्वपूर्ण बड़ा मुद्दा बन गया था इन दोनों के बीच। उसके साहित्य के अनुसार पर भूमि और किसानों के बीच संबंधों के बारे में निम्नलिखित पैटर्न उभरता है। ये साहित्य जो है, साहित्य के आधार पर, पारंपरिक आधार पर जो है वहाँ की भूमि हो गया, किसान हो गया, इन दोनों के बीच जो है ना संबंधों के बारे में, रिलेटिव के बारे में बहुत सारा पैटर्न, मतलब जरिया हम लोग को समझने के लिए स्रोत मिलता है। ठीक है, पूर्वी बंगाल से असम में किसानों का प्रवास राज्य की भूमि आधारित अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। यानी पूर्वी बंगाल से जो ना काफ़ी जनसंख्या में काफ़ी जनजातियों ने, आदिवासियों ने भूमि बंगाल को छोड़कर असम में निवास करने लगे थे। इस तरह का जो ना वहाँ की मुख्य विशेषता ये भी रही है कि भूमि आधारित अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। असम में बंजर भूमि पर खेती करने के लिए अंग्रेजों का प्रोत्साहन के साथ 1891 में पूर्व से किसानों का प्रवास शुरू हुआ। असम में जो ना बंजर जो भूमि थी, जिसमें खेती वगैरह कुछ नहीं होती थी, उसकी खेती के लिए अंग्रेजों ने काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया था, प्रोत्साहित किया था। कि उस कब किया था? प्रोत्साहन के साथ 1891 ईस्वी में जो ना पूर्व के किसान, जो भी असम के पूर्व क्षेत्र में थे, पूर्वी भागों में, इलाकों में थे, वहाँ के किसानों को ये प्रवास शुरू किया था। ये ओके, जो बंजर भूमि थी उसके तो प्रवास को प्रोत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन और राजस्व बढ़ाना था। ये जो है ना प्रवास को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक मुख्य जरिया, मुख्य उद्देश्य यही था कि वहाँ जो भी खाद्य होंगे उससे जो हम लोग को खाद की उत्पत्ति हो जाएगी, उसके तो राजस्व हम लोग को बढ़ाना हो जाएगा। ये मुख्य उद्देश्य कर ये सोच के उन्होंने करवाया था। उसके तो बंजर भूमि उस प्रकार की भूमि थी जिसे वे जंगल और अन्य इस सामान्य संपत्ति संसाधन कहते थे। ये जो बंजर भूमि ऐसी प्रकार की भूमि थी जिसे जो ना जंगल हो गया और अन्य सामान्य संपत्ति के संसाधन, मतलब CPR कहते थे, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यक्तिगत स्वामित्व के तहत बंजर भूमि कहते हैं। जिसका जो ना ये औपनिवेशिक ब्रिटिश जो है शासनकाल जब था, ब्रिटिशों का जो यहाँ पे प्रकोप था, तो उस समय उसको कहा जाता था कि उसके अनुसार, स्वामित्व के अनुसार ये बंजर भूमि कहते थे इसको। ठीक है, वैसे ऐसी वन भूमि जिसे बंजर भूमि कहा जाता था, ऐसी वन भूमि जिसे हम लोग बंजर भूमि कहा जाता था, असम के बोडो और राभा जनजातियां के निर्वाह का साधन थी। ये जो ना असम के दो जनजाति हैं, बोडो और राभा, इसके निर्वाह का साधन थी। उसके 1930 ईस्वी के दशक तक असम में भूमि पर बहुलता में थी, और 1930 ईस्वी तक जो ना असम की जो भूमि काफ़ी ज़्यादा बहुलता, मतलब अनेक प्रकार के, बहुत प्रकार के आयता के रूप में थी। लेकिन उस समय उसके पश्चात बदल गई। इसके बाद 1930 ईस्वी के बाद जो सभी चीज़ें जो बदलने लगी, बहुलता आयत बदलने लगी। उसके बाद ये बंजर भूमि के बारे में जो है पूर्व क्षेत्रों में उसके खाद्यान्न के लिए बदल गई। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से बागान अर्थव्यवस्था की वृद्धि ने प्रांत में खाद्य उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। ये 19वीं शताब्दी जब उसके पूर्वार्ध तक जो है ना बागान अर्थव्यवस्था जो है, उसको बागान बगीचा होती है ना, उसकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि ने प्रांतों ने, क्षेत्रों ने उसमें खाद्य उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव डाला। उसके क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी थी, क्षेत्र में जो भी खाद्यान्न की कमी थी, जिससे पहले ये जो है असम के जो पूर्व क्षेत्रों के लिए जो है बंजर भूमि दे दिया गया था, जिससे कि खाद्यान्न की उत्पत्ति हो। इसी के वजह से कहा था कि खाद्यान्न अगर वहाँ यहाँ पे कमी है तो उसके माध्यम से वहाँ बंजर भूमि में हम लोग खाद्यान्न की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है, इससे प्रांत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता हो। इससे जो ना प्रांतों में, क्षेत्रों में जो ना खाद्य उत्पादन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ी। ओके, ऐसे में पूर्वी बंगाल में पड़ोसी जिलों में प्रवासियों द्वारा भूमि पर खेती की गई थी। ऐसे जो है ना पूर्व बंगाल में, बंगाल के जो पूर्वी भागों में जो भी पड़ोसी जिले थे, उसके प्रवासियों द्वारा भूमि पर खेती की गई थी ताकि खाद्यान्न के उत्पादन हो सके। पूर्वी बंगाल से असम में किसानों का प्रवाह दो कारणों से हुआ। यानी कि पूर्वी बंगाल से, जैसे अभी जस्ट बताया ना, बंगाल से जो बहुत सारे आदिवासी जनजाति लोगों ने वो जो ना बंगाल को छोड़कर असम में निवास करने लगे थे। उसके बाद इसका एक मुख्य कारण ये भी था, यानी कि दो कारण मुख्य था। एक पहला है कि कारण जो भूमि व्यवस्था की प्रकृति के कारण किसानों की दृढ़ता थी, जो अस्थायी बंदोबस्त थी। यानी वहाँ की जो भी बंगाली जो छोड़ कर जा रहे थे बंगाल से, वो असम जो जा रहे थे, उसकी मुख्य कारण यह था कि वहाँ की जो भूमि व्यवस्था थी वो प्रकृति के कारण जो है ना किसानों की गरीबी पर आ गया था। प्रकृति जो नेचर थे वो, इससे जो काफ़ी ज़्यादा गरीबा बन गया था। उसके जिसके जो अस्थायी बंदोबस्त भूमि का थे। अस्थायी बंदोबस्त क्या होता है? जो ब्रिटिशों के द्वारा जो बंगाल में जो है जागीरदारी व्यवस्था, मतलब कि टैक्स लिया जाता था। उसके बाद ये सभी चीज़ें हैं जो मतलब अस्थायी भूमि जो है, अस्थायी बंदोबस्त में यही किया गया था। जो बंगाल के जो भी किसान थे उससे कर वसूला करते थे, कौन? ब्रिटिश। तो इससे भी जो ना वहाँ के जो गरीब किसान थे, इससे उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो इससे जो ना इससे भी उन्होंने बंगाल को छोड़कर असम जाने का प्रयास किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादातर बंगाल में ही अपना प्रकोप छाए हुए थे।
आपको पता ही होगा। अस्थायी बंदोबस्त ने पूर्वी बंगाल में किसानों को गरीब बना दिया, जिससे यह असम में प्रवास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अस्थायी बंदोबस्त ने जो है, जैसे कि ब्रिटिशों ने बंगाल पर जितना भी टैक्स लगा दिया था, किसानों को जितना भी आमदनी होता था उस पर जो है ना वो कर वसूलते थे। इससे जो है ना बंगाल के जो भी किसान थे वो ज़्यादा ही गरीब बनने लगा था, और इसलिए जो है वो बंगाल प्रवास किया था। उसका दूसरा कारण था राजनीतिक, दूसरा कारण था पॉलिटिशियन। ठीक है, 1930 ईस्वी के दशक में सैदुल्लाह के नेतृत्व, सैदुल्लाह मतलब होता मुस्लिम, ओके, मुस्लिमों के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग सरकार ने बंगाल से पलायन को प्रोत्साहित किया। ओके, यानी बंगाल के नेतृत्व में जो ना मुस्लिम लीग के जो मुस्लिमों ने बंगालों में जो है ना मुस्लिमों के नेतृत्व के लिए मुस्लिम लीग को सरकार को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। उसके यद्यपि मुस्लिम सरकार, यानी कि सैदुल्लाह होता है मुस्लिम, ठीक है, सैदुल्लाह सरकार की अधिक भोजन उगाओ नीति के तहत प्रवासन को स्पष्ट रूप से प्रोत्साहित किया गया था। ये जो ना बंगाल के जो है ये सैदुल्लाह सरकार थी, उन्होंने ये क्या कहा था कि अधिक भोजन उगाओ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती करो, ये नीति अपनाई थी, जिससे कि स्पष्ट रूप से प्रोत्साहित किया गया था, इंकरेज किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच सैदुल्लाह यानी कि मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना था। इससे जो यही मुख्य उद्देश्य यही था कि जैसे कि आप अभी बोला ना कि अधिक भोजन उगाओ का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसानों के बीच जो है सैदुल्लाह या मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना था। 1940 के दशक में स्थानीय किसानों की तुलना में प्रवासी किसानों की संख्या अधिक होने के साथ असम की जनसंख्या संरचना बदल गई। यानी 1940 ईस्वी के दशक में बंगाल के जितने भी जनसंख्या थे, बहुत सारे आदिवासी थे, प्रवासी थे, वो किसान जो थे वो बंगाल को छोड़कर असम में जाने लगे। असम में जनसंख्या बदलने लगी। वहाँ की जो असम में आकर जाएगा तो वहाँ की जनसंख्या बदलेगी ही। अगर वहाँ 5 थी, अगर बंगाल अगर 10 चला गया तो 15 हो गया, मतलब जनसंख्या की जो संरचना वो बदल गई। प्रतिक्रिया में कांग्रेस नेता गोपीनाथ बारदोली ने लाइन सिस्टम की शुरुआत की। ये लाइन सिस्टम जो ना बंगाल में हुआ था, जो 1920 ईस्वी में हुई थी। इसमें बंगाल से जितने भी लोग गए थे मुस्लिमों के, इसके वही सब चीज़ें वह हैं। ठीक है, बंगाल से जो भी आदमी गए थे असम में, तो उसके लिए लाइन सिस्टम की शुरुआत की थी। कौन? कांग्रेस नेता गोपीनाथ बारदोलाई। उसके बाद आगे कहता था, इसने प्रवासी किसानों द्वारा कब्जा की गई भूमि को भूमि प्रणाली से पूरी भूमि पर कब्जा करने से रोकने के लिए सम्मानित किया था। इसके लिए जो ना जो है जो भी किसानों द्वारा जो भी कब्जा की गई थी, किसानों का कब्जा द्वारा किया गया था भूमि, उसको प्रणाली से काफ़ी ज़्यादा उस पर जो है ना भूमि पर कब्जा करने के लिए, रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा सम्मानित किया था। उसके बाद आगे कहा जाता है, बागान अर्थव्यवस्था पूर्वोत्तर भारत में भूमि के प्रश्न से भी संबंधित हैं। ओके, चीन के साथ चाय के व्यापार को बंद होने से इंग्लैंड के लिए चाय की उपलब्धता से रास्ते बंद हो गए। ये चीन के साथ जो है ना चाय का अरे पूर्वोत्तर राज्यों में जो ना उसके साथ क्या हुआ, चीन के साथ जो ना चाय की जो व्यापार होती थी वो इंग्लैंड के लिए जो ना चाय की उपलब्धता से रास्ते बंद हो गए थे इंग्लैंड की वजह से। उसके बाद जो क्या हुआ, अंग्रेज मतलब इंग्लैंड ने चाय की वैकल्पिक स्रोतों की तलाश की। ओके, उसके और असम में भूमि की उपलब्धता में हुई मैंने कि मैदान और पहाड़ी क्षेत्रों में कालांतर के में कब्जा कर लिए गए थे। ब्रिटिश बागान मालिकों ने असम में चाय बागान के लिए ज़मीन पर कब्जा करने के लिए पैसा लगाया। ब्रिटिश बागान जो थे वो मालिकों से बागान जो थे वो मालिकों ने, यानी कि जितने भी मालिक थे असम में, वो जो चाय बागान के लिए थे वो उस पर कब्जा करने के लिए पैसा मांगने लगे थे। कलकत्ता में ब्रिटिश व्यापारी घरानों के एजेंट लंदन में अपने समकक्षों की ओर से काम करते थे। ये जो है कलकत्ता में जो ब्रिटिश व्यापारी थे वो घरानों के एजेंट के लंदन में से। ओके, उसके बाद बंगाल अर्थव्यवस्था ने असम की अर्थव्यवस्था के मुद्रीकरण की शुरुआत की। बंगाल की इकोनॉमिक्स जो थी असम की अर्थव्यवस्था के मुद्रीकरण के रूप में वो भी शुरुआत की। इससे कृषि में खेती की सुधारों में सुधार आई, खेती के साधनों में काफ़ी ज़्यादा सुधार आई। दरअसल पहली बार बेल कार्ड पेश किया गया था। ओके, अंग्रेजों ने भारत के अन्य हिस्सों बिहार, यूपी और राजस्थान के चाय बागान श्रमिकों को चाय बागान में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उन्होंने पूर्वी बंगाल के किसानों को असम में भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्योंकि वहाँ के जो पूर्वी बंगाल थे, बंगाल जो कि असम में जो जाकर बस गए थे, उसको जो वहाँ पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया। हालांकि दो अर्थव्यवस्थाएं जो बागान और कृषि भूमि पर निर्भर थी, लेकिन उनके बीच की कड़ी कमजोर और न्यूनतम रही थी। ओके, भूमि से संबंधित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से समाज के भीतर भारी बदलाव आया। तो ये सभी चीज़ें हैं भूमि और बागान के बारे में। ठीक है ना, तो आगे है